गुड मॉर्निंग। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ, समाजशास्त्र का एक टॉपिक है इंस्टीट्यूशन, संस्था। और पिछले दिनों हमने बात किया था समिति के बारे में, और आज हम जानेंगे संस्था क्या है। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि संस्था, ये सबसे पहली चर्चा इंस्टीट्यूशन की हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में किया था, और बाद में फिर डब्ल्यू.जी. समनर ने 1906 में अपनी पुस्तक फॉकवेज में करते हैं। हमें समझना है कि आखिर संस्था क्या है। देखिए, संस्था, मैकाइवर पेज कहते हैं कि नियमों की एक प्रणाली है, और अकबर नीमकॉफ कहते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस आर एस्टैब्लिश्ड वे ऑफ सेटिस्फाइंग सर्टेन बेसिक ह्यूमन नीड्स। मतलब मानव आवश्यकता की पूर्ति का एक साधन है, इससे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, अकबर नीमकॉफ कहते हैं। और संस्था एक्चुअली, इसमें नियम होते हैं। इन शॉर्ट, निष्कर्ष ये है कि संस्था में नियम होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, प्रतिमान होते हैं। और डब्ल्यू.जी. समनर संस्था के निर्माण की प्रक्रिया बताते हैं कि आखिर संस्था बनती कैसे है। उनका कहना है कि संस्था का निर्माण विचार से होता है। पहले कोई विचार आता है, फिर उसके बाद वो विचार आदत बनती है, और आदत रीति रिवाज बनती है, और रीति रिवाज प्रथा बनता है, और प्रथा रूढ़ी बनती है, और रूढ़ी कानून बन जाती है, और इस तरह से संस्था बनता है। तो संस्था, ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले फिर से हम एक बार डब्ल्यू.जी. समनर का सुन लें। आइडिया आता है, उसके बाद वो आइडिया हैबिट बनता है, हैबिट फॉकवेज में बदलता है, और फॉकवेज कस्टम्स में बदलता है, और कस्टम्स मोर्स में बदलता है, और मोर्स इंस्टीट्यूशन में बदलता है, और ये नियम बन जाता है। अब समझ लीजिए कि एक आइडिया है, दिमाग में एक आइडिया आया होगा किसी के चाय पीने का। अब वो चाय पीने के का जो विचार है, वो हैबिट बन गया, आदत बन गई एक व्यक्ति की। अब ये आदत जब एक व्यक्ति की थी तो एक व्यक्ति की आदत है, लेकिन जब ये समाज की आदत हो जाती है, जब इट हैज़ बिकम हैबिट ऑफ द सोसाइटी, इट कॉल्ड फॉकवेज, देन इट इज़ फॉकवेज। फॉकवेज का मतलब आम आदमी के जीवन का वो तरीका बन जाता है, और फिर वो जब आम आदमी के जीवन का तरीका लंबे दिन तक रहता है तो वो प्रथा बन जाती है, कस्टम्स कहते हैं उसको। और फिर कस्टम्स में जब वेलफेयर जुड़ जाता है तो कल्याण की भावना जुड़ जाती है, सपोज कि अच्छा बुरा जुड़ जाता है, तो वो रूढ़ी हो जाती है, और वही आगे संस्था बन जाती है इस तरह से। तो इसको मैं समझाऊं कि चाय पीने की जब आदत रीति रिवाज बन गई, और यही रीति रिवाज जब पूरा नहीं होता है, सपोज आप किसी के घर जाते हैं और आपको चाय नहीं दिया जाता, और आपको बुरा लगता है कि हमको चाय से भी नहीं पूछा, इसका मतलब आपने उसमें अच्छा और बुरा का फीलिंग ढूंढ लिया। तो जहाँ से अच्छा और बुरा का फीलिंग आ गया, तो वो एक तरह का आपको इंसल्ट महसूस हो रहा है। तो आप आइडिया से आगे हैबिट, हैबिट से आगे फॉकवेज, और फॉकवेज से भी आगे रीति रिवाज, और उससे भी आगे निकल रहे हैं हम लोग चाय के मामले में। तो चाय एक रूढ़ी बनती जा रही है। कल होकर के ऐसा ना हो कि चाय नहीं पिलाया तो भाई पनिशमेंट होगा, और कोर्ट में जाना पड़ेगा कि उसके घर गए और उन्होंने चाय नहीं पिलाया, बड़ा अपमान किया, तो इसके लिए उनको सज़ा मिलनी होगी। तो इस तरह से संस्था का निर्माण होता है। तो बहरहाल, अब हम जानेंगे कि संस्था की क्या क्या विशेषता है। संस्था की विशेषता में पहली विशेषता नियमों की व्यवस्था है। जैसा कि आपको बताया कि संस्था में नियम होते हैं, तौर तरीके होते हैं। जैसे स्कूल है, उसके जो जो नियम हैं, तरीके हैं, वही संस्था है। परिवार में जो नियम हैं, उठने के, बैठने के, खाने के, पीने के, जागने के, ये सब संस्था में आता है। तो दूसरा है अमूर्त,
संस्था जो है एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर है, ये अमूर्त है, इनविजिबल है, ये दिखता नहीं है। और तीसरा है विशेषता, वेल डिफाइंड होता है, ये सुपरिभाषित होता है। चौथी विशेषता है सामूहिक स्वीकृति होती है, ये इसकी ग्रुप एक्सेप्टेंस होता है, ग्रुप सैंक्शंस होता है। और पांचवी विशेषता है स्थायित्व की, परमानेंसी होती है इसमें। और छठी विशेषता है सिंबल होता है, संस्था का एक प्रतीक भी होता है, जैसे मान लिया पुलिस का एक प्रतीक है, स्कूल का एक प्रतीक है, कोर्ट का प्रतीक है। और सातवीं विशेषता है संस्था सांस्कृतिक उपकरण है, ये कल्चरल इक्विपमेंट है और हस्तांतरित होती है, ये हेरिटेज है। और आठवीं विशेषता है नियमों की पाबंदी होती है, बाइंडिंग्स ऑफ लॉ होता है। और चेंजेबिलिटी भी होती है, परिवर्तनशीलता भी होती है। लेकिन परिवर्तनशीलता तो होती है, पर परिवर्तनशीलता बहुत ही कम होती है, स्लोली होती है संस्था की परिवर्तनशीलता। अब थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि संस्था का महत्व क्या है। ये इसमें संस्था आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ये ह्यूमन नीड की फुलफिलमेंट करती है। दूसरा पॉइंट है कार्यों को सरल बनाता है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। और तीसरा है व्यवहारों में अनुरूपता लाता है, टू ब्रिंग द कन्फर्मिटी इन बिहेवियर। और चौथा पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। अब ये व्यवहारों में एक रूपता कैसे लाती है, जैसे मान लीजिए कि रोड पे चलना है, सड़क पे चलना है, तो सड़क पे बाईं तरफ से चलना है, तो हर व्यक्ति सड़क पे बाईं तरफ से चलेगा, तो व्यवहारों में एक यूनिफॉर्मिटी आएगी, कन्फॉर्मिटी आएगी और सोशल कंट्रोल भी होगा। जैसे हर एक स्टूडेंट को एक ही तरह का ड्रेस पहनना है, ये यूनिफॉर्मिटी आ गई और सोशल कंट्रोल भी है। तो हर स्टूडेंट को रो में खड़ा होना है, हर स्टूडेंट के लिए एक डिसिप्लिन है, तो एक कंट्रोल भी है। और संस्कृति का वाहक है, पांचवा पॉइंट व्हीकल ऑफ कल्चर है, ये संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित भी करती है। और छठा पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस एंड रोल, इस परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण भी करता है। और सातवां पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन में सहायक, इट हेल्प्स इन सोशल चेंज। तो इस तरह से संस्था के ये कार्य हैं। अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि संस्था के बारे में नेट में कुछ क्वेश्चन आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। मर्टन ने संस्था को दो भागों में बांटा है कार्यों के आधार पर, प्रकट संस्था और अप्रकट संस्था, यानी मैनिफेस्ट फंक्शन और नॉन मैनिफेस्ट फंक्शन। पार्सन्स ने वेश्यावृत्ति को, प्रोस्टिट्यूशन को द्वितीयक संस्था का उदाहरण दिया है, सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन। पार्सन्स ने द्वितीयक संस्था को प्राथमिक संस्थाओं के लिए सेफ्टी वॉल्व माना है। उनका कहना है कि वेश्यावृत्ति के कारण जो है समाज में बहुत सारी बुराइयों से बचा जाता है, अपराध से बचा जाता है, बलात्कार से बचा जाता है, ये पार्सन्स का कहना है। समनर ने संस्था को दो हिस्से में बांटा है, स्थापित और निर्मित। और गॉफमैन ने टोटल इंस्टीट्यूशन